हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्सेस पार्टनरशिप फर्म। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें जो पहला डिफरेंस है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। तो एलएलपी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वहीं पार्टनरशिप फर्म का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है, कहता है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो अगला जो डिफरेंस आता है वो है बॉडी कॉर्पोरेट का। एलएलपी जो है आपकी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना वो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर बात करते हैं तो एलएलपी में क्या है कि इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एलएलपी में जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि वो उसके मेंबर से एलएलपी जो है डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद द सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि यहाँ पर क्या है, लोगों का ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जिसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इनके क्रिएशन की कि इनका क्रिएशन यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसमें क्या बोलता है कि इट इज़ अ क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। मतलब एलएलपी को निर्माण करने के लिए, एलएलपी को बनाने के लिए इसमें कुछ लीगल प्रोसेसेस किए गए थे। किसी लीगल प्रोसेस के द्वारा इनका निर्माण किया गया था और इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था किसमें, एलएलपी एक्ट 2008 में। यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहीं पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि जब तक दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बन जाता तब तक आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती है। ठीक है, अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि हमारा एक पांचवा डिफरेंस है, रजिस्ट्रेशन में क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, एलएलपी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इट्स ओन नेम। मतलब कि एलएलपी में जो है आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप एलएलपी को नहीं चला सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये बोल रहा है कि एलएलपी जो है आपके ऊपर केस कर सकता है, उसके अपने नाम के वजह से भी वो केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन इज़ वॉलंटरी। मतलब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगी वो वॉलंटरी होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू द थर्ड पार्टीज। यहाँ पर सिर्फ जो रजिस्टर्ड पार्टनर होंगे, बात ध्यान से सुनिएगा, जो पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट करके जो लोग आए हैं वो एक तरह से रजिस्टर्ड होते हैं पार्टनर्स। और वो जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, बात को ध्यान से समझिएगा, जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी वही थर्ड पार्टीज के ऊपर में मुकदमा दायर कर सकती है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं होती है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर में स्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी हो या कोई भी फर्म हो, उसमें किसी के आने से किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी और फर्म अपना काम करते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करें कि एलएलपी में क्या होता है कि द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यदि किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या फिर अगर कोई रिटायरमेंट हो गया, या फिर कोई दिवालिया हो गया, तो उस दिवालिया होने की वजह से एलएलपी के एग्जिस्टेंस यानी कि एलएलपी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे बंदा कोई आए या कोई जाए, एलएलपी अपने आप चलती ही रहती है।
ठीक है। मेंबर्स में ज्वाइन और लीव बट इट एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉर एवर। ठीक है, मेंबर्स आएंगे, ज्वाइन करेंगे, काम करके चले जाएंगे, उसके बाद में फिर भी वो जो एलएलपी फर्म है वो आपकी चलती ही रहती है। ठीक है, उसमें चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति मर जाए, चाहे वो मेंटल हो जाए, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या चाहे कोई मेंबर आए या कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर में अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, इट हैज़ नो परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें हम जो भी पार्टनरशिप फर्म बनती है वो एक एग्रीमेंट के तहत बनती है। यानी कि आपके एग्रीमेंट जिस व्यक्ति के साथ में बना है उसी बंदे के साथ में ही आपका जो है काम आगे का बढ़ता है पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, यदि कोई पार्टनर पागल हो जाता है, यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, तो उससे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना कोई भी एक परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब जो 5वां पॉइंट बोलता है, 7वां पॉइंट जो बोलता है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है कि ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट द अदर पार्टनर। तो एलएलपी में क्या होता है कि जो प्रत्येक पार्टनर है वो एलएलपी के साथ बाइंड होते हैं। ध्यान से सुनना, जो एलएलपी फर्म है, जैसे आप मान के चलिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप वहां पे उसके मालिक के लिए काम करें या ना करें आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि उस कंपनी के बॉस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ का वो जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एलएलपी में भी यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप जैसे मान के चलो कोई भी मेंबर एलएलपी में कोई भी पार्टनर है तो वो बाइंड होते हैं एलएलपी के साथ में, ना कि उनके पार्टनर्स के साथ में वो बाइंड अप होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि ईच पार्टनर्स कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर बाय हिज ओन एक्ट। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि वो जो पार्टनर्स है ना, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो बाइंड रहते ही हैं, साथ ही साथ में वो एक दूसरे पार्टनर के साथ में भी बाइंड अप होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगला जो पॉइंट है, तो इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वो है आ जाता है नेम। ठीक है, बात करते हैं नेम की। तो एलएलपी में क्या बोलता है कि नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स एज अ सफिक्स। ठीक है, एलएलपी में क्या होता है कि एलएलपी कंटेन नेम, मतलब कि एलएलपी जो है नाम कंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी कंटेन करता है पार्टनर्स के साथ में और इसको एक सफिक्स के तौर पे एलएलपी को लगाया जाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में क्या बोलता है कि नो गाइडलाइंस द पार्टनर्स कैन हैव एनी नेम एज पर देयर चॉइस। मतलब कि पार्टनरशिप में कोई गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप में कोई गाइडलाइंस नहीं है, पार्टनर्स की खुद की रजामंदी से ही वो अपना कोई भी नाम अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए रख सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, एलएलपी को आपको लगाना पड़ेगा सफिक्स के तौर पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलता है, प्रत्येक पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है जो कि लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट टू एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि वो जो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है कि एक्सटेंड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, मतलब कि अगर कोई विलफुल फ्रॉड यानी कि कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके केस में आप लाइबिलिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है,
पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर मान के चलो आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसको लग रहा है कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो अब कर्जे में डूब गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जो उस पार्टनरशिप फर्म से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे जो लोग, उस पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि अब उन पार्टनरशिप फर्म में से सभी पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट है वो भी अब जाने के लिए, वो भी अब जो है उनकी बिकने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब ये होता है कि एलएलपी में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब एलएलपी में आपको ये साफ लिखा गया है कि आपके पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। इसके अलावा एक जो पार्टनर होना चाहिए वो इंडिया की रेजिडेंसी का होना चाहिए। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि 2 पार्टनर्स हैं, 2 में से कोई एक बंदा आपका अगर इंडिया से बाहर का है तो एक बंदा आपका इंडिया की रेजिडेंसी का होना चाहिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप में फर्म में क्या होता है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप फर्म में कि वो क्या कर सकते हैं कि उनको 2 या 2 से 3 से, या मतलब जितने भी ज़्यादा डेजिग्नेटेड पार्टनर की कोई रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉमन सील की। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील ये होता है कि इट मे हैव इट कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। मतलब एलएलपी के पास क्या होता है? एलएलपी के पास में कॉमन सील होता है जो कि उसके ऑफिशियल सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि देयर इज नो सच कंसेप्ट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के केस में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है कॉमन सील का। ठीक है, लीगल कॉम्प्लियंसेस की अगर हम बात करें तो ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ना, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स और पेनाल्टीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉम्प्लायंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द एक्ट। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसी एक के कॉम्प्लायंसेस की वजह से या किसी एक की पेनाल्टी की वजह से सभी को उसमें सफ़र करना पड़ेगा और सभी के सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉरेन पार्टनरशिप की तो एलएलपी में क्या होता है कि फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर इन अ एलएलपी। मैंने अभी बताया था 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, जिसमें से एक आपका होगा इंडिया का तो एक होगा आपका कहाँ का, एक आप अब्रॉड का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एलएलपी में फॉरेन नेशनल जो विदेश राष्ट्र के जो लोग हैं वो एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या कहता है कि फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि जो फॉरेन में जो लोग, फॉरेन नेशनल यानी कि फॉरेन राष्ट्र के जो लोग होंगे वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, अब जो आखिरी पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है माइनर एज अ पार्टनर। ठीक है, एलएलपी में क्या है कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एलएलपी। यानी कि एलएलपी फर्म में जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है उसमें माइनर कभी एडमिट हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये क्लियरली बोला गया है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में तो फिर भी थोड़ी सी छूट दे रखी है माइनर्स के लिए, और वो ये कहता है कि माइनर्स जो है एडमिट हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स में जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं, जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं उसके लिए वो एलिजिबल हैं, उसके लिए वो एडमिट कर सकता है। लेकिन कब? जब पूरे पार्टनर्स की सहमति होगी तब। ठीक है, तो आज का था हमारा ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं
अगले नए टॉपिक पे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।